बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल जियोमेट्री के कोर्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप इसमें गुड मार्क्स अटेन कर सकते हो। ठीक है, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका सिलेबस है वो है लेक्चर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक। ठीक है, इसके शॉर्ट लेक्चर भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। उसके अलावा मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड किए हैं फाइनल टर्म से रिलेटेड, कैसे अपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और आज की वीडियो में मैं आपको हैंड आउट से कंप्लीट बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 23 में आपने जो करना है, बस इसमें आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये दो डेफिनेशन करनी है। ये MCQs में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम किस में है, मिनिमम किस में है। ठीक है, या फिर आपको ये वाला केस, तो दोनों बिल्कुल सेम, बस इनका क्या है कि दूसरे का ऑपोजिट है। इधर देखें ये चीज़ ग्रेटर है, इधर ये चीज़ स्मॉल है। ठीक है, तो आपने ये रीड आउट कर लेना है। उसके अलावा ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ये करनी है जस्ट। उसके अलावा मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट आपने करनी है कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा ये 3 स्टेप्स हैं जो इसके। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कह सकते हैं कि इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये भी, इसके अलावा ये एग्जांपल कर लेनी है। उसके बाद ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है, ठीक है, ये भी कर लेना है। ये MCQ से पूछ सकते हैं, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल आ सकती है कि एरिया आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक ये कर लेना। और उसके अलावा दूसरा आपने यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये एग्जांपल भी आपने कर लेनी है। ठीक है, ये वॉल्यूम का फार्मूला भी कर लेना है। उसके अलावा बस ये चीज़ है। लेक्चर नंबर 24 में आपने ये स्टेटमेंट करनी है, एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये MCQs आ सकता है। ठीक है, 0। उसके अलावा ये न्यूटन मेथड का फार्मूला है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, आपको अगर एग्जांपल आ जाती है ना तो आपको न्यूटन मेथड का फार्मूला आता होगा तो आप कर लोगे। ठीक है, और ये लिमिटिंग प्रोसेस होता है, ये भी MCQ से पूछ सकते हैं। ठीक है, कि विच वन इज लिमिटिंग प्रोसेस। उसके अलावा ये कॉस ऑफ एक्स जो होता है उसका सोल्यूशन 0 से 1 के दरमियान में होता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं MCQs में। उसके अलावा ये आपको कहते हैं कि सम डिफिकल्टीज विद न्यूटन मेथड, ये लिखें, तो इसके लिए आपको ये सारी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट आनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों थ्योरम, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, या आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इनमें से एक थ्योरम जरूर आएगा पेपर में, लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपने एक भी थ्योरम स्किप नहीं करना। बस इसका आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये मैं हाईलाइट करना भूल गई। ठीक है, ये इसका फार्मूला कर लेना है और डेफिनेशन, तीनों की डेफिनेशन और फार्मूला। उसके बाद ये मीन वैल्यू थ्योरम है, ये इसकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 25 में आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें ठीक है, ये आपने लाइन में हाईलाइट किया, ये करनी है। एंटी डेरिवेटिव क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव एक ही होता है। अच्छा, उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट रीड आउट करनी है। और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो उसको हम लोग वही कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही कहते हैं। और ये MCQ होता है कि सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है, ई या सी है, ए या बी है, जो भी, तो आपने सी बताना है करेक्ट आंसर। ये MCQ आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व आउट करके एक फंक्शन f(x) ठीक आता है, कोई भी प्लस कांस्टेंट आ जाता है। ये आप करते थे ना इंटीग्रेशन, तो साथ सी लगाते थे। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। यानी कि इसमें लिमिट नहीं होती, ए बी ऊपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद इंडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, सारी मैंने डीपली एक्सप्लेन किया अपने लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लेक्चर सुन लेना। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप है, ये सारे आपने करने, इनको भी स्किप नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखें दोनों टेबल टिक लगे हुए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 में आपने सिग्मा नोटेशन, तो ये तीनों लाइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रीड आउट कर लेना, इसमें से यूज आते हैं। ठीक है, कि ये समेशन, ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज होता है, इसका कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, ग्रीक है। ठीक है, ग्रीक लेटर है। ठीक है, उसके बाद इसकी नोटेशन कैसी होती है। ठीक है, इसमें हम लेंथी किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो लेंथी सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आता है कि प्रोडक्ट होता है, सम होता है, क्या होता है, तो इसमें सम होता है। उसके अलावा आपके पास आता है कि जो सिग्मा है उसकी ठीक है, ये
ये इस टाइप की होती हैं, ठीक है। और अपर लिमिट कैसे करते हैं, लोअर लिमिट क्या होती है, इसका इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपने डेफिनेशन करनी है, मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद इसमें आपके पास इस तरह के एग्जांपल आ जाएंगे और कहेंगे कि सॉल्व आउट करें, तो ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल देख लेना एक दफ़ा ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद सेगमेंटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्किप नहीं करनी, प्रॉपर्टी किसी की भी स्किप नहीं करनी, ठीक है। ये बता दूँ जितनी भी आएंगे, तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमसीक्यूज में भी बहुत ज़्यादा आ रही थी जब आपका क्विज नंबर 3 आया था, ठीक है। इसमें देखें है क्या, एक कंडीशन है एन के लिए, एन जब लास्ट में एन होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, जब पावर एन स्क्वायर होगी तो ये वाला फार्मूला लगेगा, जब एन क्यूब होगी तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, ठीक है। आपको इस तरह से एक इक्वेशन दे सकते हैं, सिग्मा लगा होगा 1 + 2 + 3 कुछ भी लगा होगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि एंड में क्या है, एन है या एन की पावर 2 है या एन की पावर 3 है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला हल करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 28। अच्छा, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। आप डेरिवेशन मिड से पहले पढ़ चुके हो, इसलिए इंटीग्रेशन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। मैंने शॉर्ट लेक्चर भी अपलोड किया, उसमें भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। उसके अलावा मैंने MTS 100 की और भी वीडियोज़ अपलोड किए, ठीक है। तो इसमें देखें यहाँ पे ये MCQs आता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वाज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द लिमिट ऑफ द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, ठीक है। सेकेंड लाइन ये MCQs इस तरह से आता है कि ये चीज़ गिवन होती है और एंड में आता है हमारे पास टेंजेंट लाइन, सेकेंड लाइन, ये कौन सी लाइन, तो अपने कहना होता है सेकेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहे हैं कि अगर हम एक रेक्टेंगल को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये भी आपने लाइन करनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी, ये जितनी भी लाइंस मैंने की है ना, ये भी कि अगर हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बेटर एंड बेटर अप्रोक्सीमेशन होती है, यानी कि जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है। इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि कोई चीज़ ऐसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 यानी कि बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यही कह रहे हैं कि जब तक हम इन्फिनिटी पे जाते रहते हैं हमारे पास अप्रोक्सीमेशन कहाँ गई है, अप्रोक्सीमेशन बेटर एंड बेटर होती जाती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये MCQs आता है कि बेटर एंड बेटर अप्रोक्सीमेशन कब होती है, जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, यानी कि जब इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन बेटर नहीं रहती। ये भी MCQs आ सकता है। उसके बाद रेक्टेंगल क्या होती है, थिनर एंड थिनर होती जाती है, इनके थिनर होती जाती है। उसके बाद ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब इंटरवल का, ठीक है। कि सब इंटरवल आप विड्थ, ठीक है, विड्थ ऑफ सब इंटरवल कैसे निकालते हैं या सब इंटरवल क्या होता है। देखिए विड्थ हमारे पास फार्मूला होता है B-A/n, ठीक है। कोई भी इंटरवल है हमारे पास, लेट्स सपोज के A, B, ठीक है, कॉमा B, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास है इंटरवल, इस इंटरवल के हमने विड्थ निकाली है, तो ये वाला फार्मूला यूज होता है। लेकिन अब हमारे पास सब इंटरवल आ जाती है, यानी कि इस इंटरवल को तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास विड्थ आएंगी 2 3 4, ठीक है। तो उनको एंड में सम अप कर देते हैं, उसको हम कहते हैं सब इंटरवल्स, यानी कि इंटरवल की सब इंटरवल उसके छोटे हिस्से। अच्छा, ये लाइन आपने करनी है कि जब हमारे पास रेक्टेंगल बिग हो जाती है, तो ये सारा, ठीक है। उसके बाद ये एरिया का फॉर्मूला आपने करना है, ये वही चीज़ है। डेल्टा एक्स क्या होती है, आपके पास विड्थ ही होती है, विड्थ निकालें या डेल्टा एक्स निकालें, ठीक है, एक ही बात होती है। तो उसमें आप इंटरवल को यूज़ करते हो। उसके बाद ये वही एरिया का फार्मूला है, ठीक है। ये 3 केसेस हैं, लेफ्ट हैंड पॉइंट, राइट हैंड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो ये आपके पेपर में वैसे आएगा नहीं, आ भी सकता है 5 नंबर का, इसका आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल, तो ये आपके पास आया भी ना, तो ये आपके पास MCQs में आएगा। उसके बाद ये आपने वही एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल अगेन मैंने कर दिया है। लेक्चर नंबर 29 में वही चीज़, तो डेल्टा एक्स को देखिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें से MCQs आएंगे, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। सर मैक्स डेल एक्स क्या होता है, देखें जब आप इंटरवल विड्थ निकालते हैं ना, विड्थ इंटरवल की, तो आप उसको सब इंटरवल में करते हो डिवाइड, ठीक है। ये देखें आपने 0 से लेकर 6 तक थी ना हमारे पास इंटरवल, हमने क्या किया, 0 से 6 तक थी, हमने मैक्सिमम निकालना था। हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, कितने टुकड़े, 1 2 3 इसके टुकड़े किए, ठीक है। 4 टुकड़े 5 करते हैं, जितने भी करते हैं, ठीक है। इन्होंने 3 किए। अब हम इनका अलग अलग इंटरवल फाइंड आउट करेंगे हर टुकड़े का, ठीक है। तो सारे टुकड़ों का फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू आती है। तो जिसकी भी ज़्यादा वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं मैक्स या फिर मैच साइज ऑफ द पार्टीशन,
ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, मैथ साइज क्या होता है या डेल मैक्स एक्स क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये वही चीज़ होती है इंटरवल, जो भी इंटरवल ज़्यादा ग्रेटर होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं विड्थ ग्रेटर होगी, किसी भी इंटरवल की विड्थ ग्रेटर होगी। ठीक है, ये माइंड में रखना। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं ये, तो लिमिट अप्लाई करके सॉल्व आउट करते हैं, और उसी फंक्शन का अगर हम समेशन करते हैं वही लिमिट यूज़ करके, और उसकी उसकी इंटरवल को यूज़ करके डेल एक्स के इनकी विड्थ निकालते हैं, ये वाली चीज़ सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, समेशन वाले तरीके से या फिर इंटीग्रेशन वाले तरीके से, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड पे उसको हम डेफिनेट इंटेग्रल कहते हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे उसको हम कहते हैं समेशन। नेक्स्ट आपने ये करना है रायमन सम के बारे में। ठीक है, ये सारा आपने जो चीज़ें हाईलाइट है, नहीं सारी इसमें से एक भी स्किप नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है ये सारा फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, ये सारा रीड आउट करना है, फंक्शन कब कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, ये सारा यही चीज़ बता चुकी हूँ कि इंटीग्रेशन का और समेशन का केस है, बार बार चीज़ें रिपीट करें ताकि जो मिस्टेक ना हो। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखें, जब भी हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, कह रहे हैं कि उसकी अपर लिमिट, ये देखिए नीचे ए है ऊपर भी ए है, यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक जैसी होती है। ठीक है, तो उसका आंसर जीरो होता है, उसको सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि जिस भी फंक्शन की लिमिट अपर और लोअर सेम होती है वो आपके पास जीरो आंसर देता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपने करनी है। ठीक है, और अगर आपके पास एक फंक्शन है उसकी लिमिट ए बी थी, ठीक है, ऊपर वाली लिमिट को नीचे लाते हो, नीचे वाली को ऊपर लाते हो, तो साइन माइनस आता है। ठीक है, साथ ये मैंने ज़्यादा हाईलाइट कर लिया, आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सारी आपने रीड आउट कर लेनी है, ये मैंने सारी एक्सप्लेन की है लेक्चर में। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर ए से बी इंटरवल जा रही है और उस इंटरवल को आप तोड़ रहे हो, तो आपने क्या माइंड में रखना है कि जो ये वाली इंटरवल है नीचे वाली, वो पहली वाली इंटीग्रेशन के नीचे वाली जगह होगी, और जो ऊपर वाली है ना, वो इस इंटीग्रेशन की इस जगह पे होगी। यहाँ इससे काफ़ी एमसीक्यूज आपसे बना के पूछेंगे। ठीक है, तो नीचे वाली लिमिट पहले के नीचे और ऊपर वाली लिमिट आखिरी के ऊपर होगी। अब दरमियान में यहाँ पे और यहाँ पे जो जगह बच जाएगी ना, यहाँ पे आप कोई चीज़ ऐड करोगे वो सी है। ठीक है, कोई भी, तो इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज करना है जिसका पहले नीचे और दूसरा ऊपर हो। ये फंक्शन ये मैंने लेक्चर में भी डीपली एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने सारे कर लेने हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। ठीक है, लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, ये वही चीज़ के हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, सारा वही इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपने रीड आउट करनी है सारी, एक भी स्किप नहीं करनी। उसके अलावा ये एग्जांपल कर लेना इंटीग्रेशन की सारी एग्जांपल करना, क्योंकि खुद से भी ये पूछ सकते हैं घुमा के, तो आपको आइडिया आना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन। ठीक है, जब इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स को चेंज करते हैं तब सारी आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को अच्छे से करना है। जब आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, तब क्या करना है सारा। अच्छा, एवरेज वैल्यू का ये डेफिनेशन और ये फार्मूला बस कर लेना, और ये लास्ट वाली लाइन में से एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद लेक्चर नंबर रायमन सम की लाइन कर लेना, बस ये लाइन जो हाईलाइट की है, यही डीप जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, लेक्चर नंबर 32, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर आपके पास डमी वेरिएबल के अंदर, ठीक है, वेरिएबल हम चेंज करेंगे तो ये आंसर सेम आता है, ये आपने याद रखना है कि डमी वेरिएबल का आंसर सेम होता है चाहे जितने मर्जी वेरिएबल चेंज करो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं, ये 3-4 लाइन्स जो की हैं ये, ठीक है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपने करनी है। ठीक है, ये सारा जो मैंने येलो येलो किया ना हाईलाइट, ये देन लेक्चर नंबर 33 में आपने करना है ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि फंक्शन का जो साइन होता है उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग तो फिर क्या होता है सारा। ठीक है, ये उसमें से एरिया की डेफिनेशन ये कर लेना। अच्छा, लेक्चर नंबर 34 में आपने वॉल्यूम बस लाइसिंग, तो ये वॉल्यूम का आता है एमसीक्यूज में। ठीक है, मैं आपको बता दूं बस, ये आपने 3D 2D आपके पास जो लाइन मैंने हाईलाइट की है ये सारी करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर आपने फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम आपके पास होता है V इज इक्वल टू
और लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट होता है, ठीक है। और लेंथ और विड्थ आपके पास एरिया होता है, तो एरिया डॉट हाइट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें देखना है कि आपको क्या चीज़ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही फार्मूला पुट करना है। लेकिन आपको कह रहे हैं कि मेथड ऑफ स्लाइसिंग क्या होता है, तो उसमें चीज़ें मैंने जो जो हाईलाइट किए हैं, कुछ लाइंस ये आपने करनी है बस। और ये इसका फार्मूला ही आप कर लेना, ठीक है, कि किस एरिया की इंटीग्रेशन करते हैं इसमें, ठीक है। पहले हम फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे थे वॉल्यूम में पहले, और अब आप एरिया की इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये आपने माइंड में रखना है। और समेशन के मेथड से अगर करोगे तो ये यूज़ करोगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इंटीग्रेशन के मेथड से करो, क्योंकि ये इसका आंसर जल्दी आ जाता है। इसमें कैलकुलेशन कम होती है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आंसर दोनों के सेम ही होते हैं। अब आप आपकी चॉइस, आप जो मर्जी करो, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ परपेंडिकुलर, जब यहाँ से ये एमसीक्यू आता है कि जब वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, तो कौन सा फार्मूला लगेगा। जब वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर है, तो तब कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आपने देखने हैं, बस एक्स वाई का ही फर्क है इनके फार्मूलों में भी। इस तरह फिर क्रॉस सेक्शन जब निकालना है तब एक्स एक्सिस पे, और जब वाई एक्सिस पे तभी, ठीक है। ये मैंने जो फार्मूले हाईलाइट किए, वैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास ये होता है, ठीक है। ये भी वॉल्यूम ऑफ वाशर, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जब वाशर का एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, बस ये फार्मूला। और ये पाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब आपके पास वही चीज़ है जो ऊपर ही लिखी है यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये चीज़ करनी है, ठीक है। और जब आपका वाई के अलोंग होगा तब भी यही होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये वॉल्यूम आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाशर, ये देखें वाई के लॉन्ग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले। वही डी वाई, ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल सेम है, जहाँ पे डी एक्स था अब यहाँ पे डी वाई आ गया, ठीक है। ये आपने माइनर सा डिफरेंस जो है ना, आपको आपके क्वेश्चन को गलत कर सकता है। अच्छा, लेक्चर नंबर 35 में क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो ये लाइन करनी है, बस ये फार्मूला एक कर लेना है। और बस ये लाइन कर लेनी है, मैंने सारा इसलिए हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। ये सारा, ये आपको हैंड आउट भी मैं सेंड कर दूंगी, ये आपको मेरे हैंड आउट मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये वॉल्यूम का फार्मूला, और ये बस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल इज द इंटीग्रल ऑफ द, ठीक है। ये उसके बाद आर्क लेंथ क्या होती है इसकी, ये थोड़ा सा रीड आउट कर लेना। स्मूथ फंक्शन क्या होता है, स्मूथ कर्व क्या होता है, आर्क, ये बस आया भी तो एमसीक्यूज में आएगा, लेकिन पेपर पैटर्न चेंज भी होता रहता है। अब देखिए लेंथ के 4-5 फार्मूले आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि लेंथ का एक जो लास्ट वाला फार्मूला है ना, वो आपकी एग्जांपल में अप्लाई होगा जब आपके पास लेंथ की एग्जांपल आएगी, ठीक है। तो आपने वो अप्लाई करना है, लेकिन ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यूज में कि कौन सा है, तो इसका लेंथ का एक ये फार्मूला है, ये आपके पास एमसीक्यूज में अगर ये ऑप्शन है तो ये टिक लगा दें, अगर ये ऑप्शन है तो ये टिक लगा दें। लेकिन आपका जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, फार्मूले में ये वाला। उसके बाद अगर ये एमसीक्यू ज़रूर आता है कि लेंथ ऑफ वोल पॉलीगोनल पाथ क्या होती है, तो ये सिंपल लेंथ है, लेकिन जब हम वोल पॉलीगोनल पाथ की निकालते हैं तो हमारे पास ये वाला आता है, तो इसमें उसमें थोड़ा सा माइनर सा ही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें देखिए सिंपल है और इसमें समेशन है, ये आप चीज़ देख लेना, ठीक है। लेंथ का फार्मूला ओवरऑल ये होता है, ये फार्मूला जो आपके पास एग्जाम्पल में अप्लाई होगा, ऊपर जो उसमें इंटीग्रेशन नहीं लिखी हुई ये, लेकिन ओवरऑल ये वाला है, ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन भी है। अच्छा, उसके बाद ये आपने लेक्चर 37 में बस ये करना है, ये ये जो चीज़ें हाईलाइट की हैं बस ये। अच्छा, पेज 42 में बस ये 242 में, उसके बाद यहाँ पे ये करना है, और ये वर्क डन। अच्छा, वर्क डन के सारी ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आ सकता है, 5 नंबर का आता है, अक्सर आता है इसमें से, वर्क वाले टॉपिक में से। इसमें देखिए कांस्टेंट का वो तब क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। ये सारे इसके ऐसा यूनिट 3 है, देखिए पौंड, ठीक है। ये पूछते भी हैं कि इसके ऐसे यूनिट कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारे ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की सारी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक भी नहीं छोड़नी, ठीक है। उसके बाद जब वर्क डन वेरिएबल पे होता है तब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है, ये मिलती जुलती चीज़ें आपको मुश्किल लग रहे होंगे, फार्मूले ये एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बस एक एक चीज़ का फ़र्क है। अच्छा, फ्लूइड प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट टाइम आया था एमसीक्यूज़ में, इसका फार्मूला और ये चीज़। पास्कल का ऐसा यूनिट क्या होता है, PA, ये भी आता है, ठीक है, ये भी आएगा। अच्छा, उसके बाद लेक्चर नंबर 39 में बस आपने ये
ये कन्वर्ज कब करती है, डाइवर्ज कब करती है, आपको डिफरेंस बताना चाहिए, ठीक है। ये भी रीड आउट कर लेना, इसमें से भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हाईलाइट की है ना, बस ये स्किप नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा ये आपको ऊपर बता चुकी हूँ, वो रिपीट हो रही है। अच्छा, इसमें से MCQ आते हैं कि एल हॉपिटल रूल जो है वो उसकी फॉर्म क्या है, ठीक है। ये कब यूज़ होता है, ठीक है। 0/0, इंटरमीडिएट फॉर्म जो होती है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये सारे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, देखिए इंटरमीडिएट फॉर्म आपके पास क्या है, ये देखिए ये MCQs आ रहा था कि इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ टाइप इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखिए ये अप्रोचेस टू जीरो है, तो आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये MCQs भी आ रहा था, और इसमें अक्सर बच्चे इन्फिनिटी/इन्फिनिटी लगा रहे थे, तो ये आपने देख लेना है। ये चीज़, ये भी MCQs आता है, ठीक है। ये 3 स्टेप ये आपने करना, इसमें से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये MCQs मैं आपको बताना चाह रही थी, यहाँ पे मैंने साथ लिखा भी था। ये आपके पास MCQs आता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है, और साइन टू x/x है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर ये MCQs में आएगा। अगर तो MCQs में आ गया तो अपने माइंड में रखना है कि इसका आंसर 2 है, ठीक है। ये आंसर पूछेंगे, और इस 0, ठीक है। तो आपके पास फिर आंसर क्या आता है, 1 आता है, ये भी अपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अच्छा ये लिमिट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लिमिट वाले में से, इंटीग्रेशन वाले में से, और जो 3 टॉपिक स्टार्ट वाले लेक्चर में बताए ना मैंने, थ्योरम्स वगैरह, वही रोल्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारा जितना भी मैंने हाईलाइट किया, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, वीडियो लेंथी हो जा रही है तो मैं शॉर्ट कर बताऊँगी। बस ये प्रॉपर्टीज़ का लेनी है सारी। उसके बाद ये इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, ये सारे केसेस, इसमें से भी MCQs आएंगे। उसके अलावा इसमें से भी MCQs आएंगे, जो मैंने हाईलाइट किया सारा, ये 4 केसेस इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी MCQs आएंगे। ये भी आपका 40 से आगे जो लेक्चर है ना, 45 तक, उनमें से एक लॉन्ग जरूर आएगा, ये भी बता दूं मैं। ना भी ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला, ठीक है, ये कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ये सारा, ये जब कन्वर्ट करती है, ठीक है, इन्फिनिटी पे, तो ये भी चीज़ हाईलाइट कर लेनी है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगेगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है हार्मोनिक सीरीज। तो हार्मोनिक सीरीज में क्या होता है, ये सक्सेसिव टर्म स्मॉलर होती है इसमें, और सीरीज डाइवर्ज करती है, ये चीज़ भी। इसका कन्वर्जेंस टेस्ट सारा आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद इसका डाइवर्जेंस टेस्ट भी कर लेना है, इसकी ये 2 प्रॉपर्टी भी अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। असल में ये जल्दी में मैंने हाईलाइट नहीं की। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, ये भी रीड आउट कर लेना, ये थ्योरम दानू, ये A वाला भी और B वाला भी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 43 में आपके पास आ जाएगा रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों पॉइंट आपने रीड आउट करने, इसमें से पूछ सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कब करती है, डाइवर्ज कब करती है, और इक्वल कब होती है, सारे केसेस, ठीक है, तीनों। अच्छा, इधर आगे से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरिजन टेस्ट को बस रीड आउट कर लेना, लेक्चर नंबर 44 और 45 में से आएगा, ठीक है, लाजमी ये क्वेश्चन आएगा। अब इसमें तीन ही मेथड यूज हो रहे हैं, जो कि हैं, हाँ ये केसेस मैं आपको बता चुकी हूँ ना अभी, आई थिंक हम ऊपर जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 44 है, ठीक है। पावर सीरीज, ये इसमें से लॉन्ग आएगा, ठीक है। पावर सीरीज क्या होती है, तो ये पावर सीरीज होती है ऐसी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व आउट करना है। इसकी एग्जांपल को देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका अगर पावर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। और इसके थ्योरम को रीड आउट कर लेना पावर सीरीज के। और उसके बाद नेक्स्ट है ये टेलर एंड मैक्लॉरन सीरीज, ठीक है। और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है कि, अच्छा, मैक्लॉरन सीरीज, टेलर सीरीज और पावर सीरीज में से एक लॉन्ग आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों, तो तीनों में से एक भी स्किप नहीं करना। तीनों की आपने स्टेटमेंट देख लेनी है, जो फार्मूला है, ठीक है, और देख लेना इसको कैसे अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल में, मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मेरे लेक्चर से भी सुन सकते हैं। और MCQs में जो चीज़ें हाईलाइट करवाई हैं वो सारी करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।